नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसा सफर जो हमें ले जाएगा 4.6 अरब साल पीछे। हम ये जानेंगे कि कैसे धूल और गैस के एक मामूली से दिखने वाले बादल से हमारा पूरा का पूरा सौरमंडल बना। और ये जो तस्वीर है ना, ये उस कहानी को बस कुछ ही पलों में समेट देती है। एक बड़े से बादल से लेकर हमारे सूरज और उसके चारों ओर घूमते ग्रहों तक का सफर। तो चलिए इसी कमाल की कहानी में और गहराई से उतरते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हमारा ये घर, हमारा सौरमंडल आया कहाँ से? ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना? आज हम इसी की तह तक जाएंगे और इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर हमारी दुनिया की शुरुआत हुई तो हुई कैसे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। जरा कल्पना कीजिए एक ऐसे समय की जब कुछ भी नहीं था, न सूरज, न पृथ्वी, न कोई और ग्रह। बस अंतरिक्ष में तैरता हुआ धूल और गैस का एक बहुत बहुत बड़ा बादल। हाँ, आज हम जिस सौरमंडल को जानते हैं उसका हर एक कण, हर एक हिस्सा करीब 4.6 अरब साल पहले इसी विशाल बादल में बंद था। और देखिए, ये कोई मामूली धूल और गैस नहीं थी। इसमें उन पुराने सितारों की राख भी मिली हुई थी जो हमसे बहुत पहले ही खत्म हो चुके थे। असल में यही वो कच्चा माल था जिससे हमारे इस ब्रह्मांडीय घर की नींव रखी गई। तो ये बादल तो शांति से तैर रहा था, फिर अचानक इसमें इतनी बड़ी हलचल कैसे शुरू हो गई? आखिर वो कौन सी एक घटना थी जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया? चलिए पता लगाते हैं। और ये जो तस्वीर है ये बहुत खास है। ये हमें दिखाती है कि हमारे सौरमंडल के बनने की कहानी कोई अनोखी नहीं है। ब्रह्मांड में आज भी ठीक इसी तरह से नए नए तारे और ग्रह जन्म ले रहे हैं। ये तो जैसे एक यूनिवर्सल रेसिपी है कुछ नया बनाने की। तो आखिर ये हुआ कैसे? देखिए, सब कुछ शुरू हुआ एक ट्रिगर से। सबसे पहले पास में ही किसी तारे में एक जबरदस्त धमाका हुआ, एक सुपरनोवा। उस धमाके की लहर ने इस गैस के बादल में हलचल मचा दी। अब बादल अस्थिर हो गया और अपने ही वजन के नीचे ढहने लगा। फिर गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी ने अपना काम शुरू किया और सारी धूल और गैस को केंद्र की तरफ खींचना शुरू कर दिया। और जैसे जैसे ये सब खिंचता गया, केंद्र और ज्यादा गर्म और घना होता चला गया। और बस यहीं से हमारी कहानी का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी मोड़ आता है, हमारे सूरज का जन्म। ये वो पल था जब हमारे इस अंधेरे कोने में पहली बार रोशनी हुई। अब ये जो नंबर है ना, ये दिमाग घुमा देने वाला है। जरा सोचिए, उस पूरी बादल का 99.9% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ हमारे सूरज को बनाने में लग गया। बाकी जो कुछ भी है, हमारी पृथ्वी, सारे ग्रह, चांद, सब कुछ, वो बस उस बचे हुए 0.1% से बना है। कमाल है ना? लेकिन सवाल ये है कि सूरज आखिर चमका कैसे? इसका जवाब है न्यूक्लियर फ्यूजन। देखिए, केंद्र में दबाव और गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि हाइड्रोजन के एटम आपस में जुड़कर हीलियम बनाने लगे। और इसी प्रोसेस में निकली वो जबरदस्त एनर्जी, वो रोशनी और गर्मी जो आज भी हमारे पूरे सौरमंडल को जिंदा रखे हुए है। और सूरज बस एक धमाका बन के रह नहीं गया, वो स्थिर हो गया। कैसे? देखिए, एक तरफ थी ग्रेविटी जो उसे अंदर की तरफ खींच रही थी और दूसरी तरफ थी न्यूक्लियर फ्यूजन की एनर्जी जो उसे बाहर की तरफ धकेल रही थी। इन दोनों ताकतों के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बन गया और यही बैलेंस है जो पिछले अरबों सालों से हमारे सूरज को स्थिर बनाए हुए है। तो ठीक है, सूरज तो बन गया, लेकिन उस बचे हुए 0.1% मलबे का क्या? चलिए अब कहानी के उस हिस्से पर चलते हैं। सूरज के चारों ओर वो बचा हुआ सारा पदार्थ एक विशाल, चपटी और घूमती हुई डिस्क की शक्ल में फैल गया। इसी को प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क कहते हैं और यही वो जगह थी, वो नर्सरी जहां हमारे ग्रहों, चांद और एस्ट्रॉइड्स का जन्म होने वाला था। तो अब सवाल ये है कि धूल और गैस की इस घूमती हुई थाली से आखिर ग्रह कैसे बन गए? ये प्रोसेस कोई आसान या शांत नहीं था। ये एक बहुत ही लंबी और उथल-पुथल भरी कहानी थी। इस प्रोसेस को कहते हैं एक्रीशन। शुरुआत हुई धूल के छोटे छोटे कणों से जो आपस में चिपकने लगे। चिपकते चिपकते वो कंकड़ बने, फिर चट्टानें, फिर इन चट्टानों ने अपनी ग्रेविटी से और ज्यादा सामान अपनी तरफ खींचना शुरू किया और ये सिलसिला लाखों सालों तक चलता रहा, जब तक कि ये बढ़ते बढ़ते ग्रहों की शक्ल नहीं ले पाए। लेकिन एक और मजेदार बात है, पूरी डिस्क में माहौल एक जैसा नहीं था। जो हिस्सा सूरज के करीब था वो बहुत गर्म था। इतनी गर्मी में सिर्फ चट्टानें और धातु ही ठोस रह सकते थे। नतीजा, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल जैसे चट्टानी ग्रह बने।
और जो हिस्सा सूरज से बहुत दूर था वो एकदम ठंडा था। वहां पर बर्फ और गैस भी जम सकते थे, और इसी वजह से वहां बृहस्पति और शनि जैसे गैस के विशालकाय ग्रह बने। तो हमारा सौरमंडल 2 हिस्सों में बंट गया। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें ये सब पता कैसे चला, हम अरबों साल पहले तो वहां थे नहीं। तो इसका जवाब ये है कि वैज्ञानिक एक तरह से कॉस्मिक जासूसों का काम करते हैं। वो उन सुरागों को जोड़ते हैं जो उस वक्त से आज तक बचे हुए हैं। तो उन चट्टानों का क्या हुआ जो किसी भी ग्रह का हिस्सा नहीं बन पाईं? वो आज भी अंतरिक्ष में घूम रही हैं, जिन्हें हम एस्टेरॉइड्स कहते हैं। ये असल में उस समय का बचा हुआ मलबा है जब हमारे ग्रह बन रहे थे। और जैसा कि रिसर्चर टिम ग्रेगरी कहते हैं, ये एस्टेरॉइड्स हमारे लिए किसी खजाने से कम नहीं है। क्यों? क्योंकि इनमें वो सामान बंद है जिससे हमारी पृथ्वी और बाकी ग्रह बने थे। ये एक तरह से टाइम में जमे हुए कैप्सूल्स हैं। इनमें से भी कुछ खास हैं जिन्हें कॉन्ड्राइट्स कहते हैं। ये वो उल्कापिंड है जो पृथ्वी पर गिरते हैं। ये असल में उस प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क में बनने वाले सबसे पहले ठोस पदार्थों के एकदम असली नमूने हैं। आप इन्हें सौरमंडल के जीवाश्म भी कह सकते हैं। और इन्हीं ब्रह्मांडीय सुरागों, इन्हीं चट्टानों की स्टडी करके हम 4.6 अरब साल लंबे सफर की कहानी को जोड़ पाते हैं। एक गैस के बादल से लेकर आज की इस दुनिया तक का सफर। तो आखिर में ये कहानी सिर्फ गैस, धूल और चट्टानों की नहीं है। ये हमारी अपनी कहानी है, हमारे वजूद की कहानी। ये समझना कि हमारा घर कैसे बना हमें ये समझने में मदद करता है कि इस विशाल ब्रह्मांड में हमारी जगह क्या है। और ये पूरी कहानी हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब हम आज रात आसमान में उन तारों को देखेंगे तो हमें सोचना चाहिए कि उनमें अभी और कितनी अनकही कहानियां छुपी हैं और कौन-कौन से राज हैं जो खुलने का इंतजार कर रहे हैं।